बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। बच्चों, हमने कल प्रोटीन स्टार्ट की थी और हमारे एसएलओ की रिक्वायरमेंट थी, हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर, फंक्शन और सोर्स बताना था। और साथ ही एसएलओ ने हमसे डिमांड की थी कि हम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर भी पढ़ें। कल ये बात हम क्लियर कर चुके हैं कि हमारे पास अमाइनो एसिड जो है, इसमें सेंटर में एक कार्बन है जिसे आप सेंट्रल कार्बन एटम या अल्फा कार्बन एटम भी बोलते हो। इसके साथ एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दूसरी साइड पे अमाइनो ग्रुप, थर्ड साइड पे हाइड्रोजन एटम। ये तमाम अमाइनो एसिड में तीन ग्रुप सेम होते हैं। फर्क आता है एक ग्रुप का, जिसे आप जनरली आर से रिप्रेजेंट कर देते हो। ठीक है, इसको हम वेरी करते हैं तो अमाइनो एसिड वेरी करते जाते हैं। सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड वो हो सकता है जिसमें इस आर ग्रुप की जगह सिंपली एक हाइड्रोजन आके अटैच हो गए, इसे आप ग्लाइसिन कहते हो। उससे सिंपलेस्ट जो है वो आपके पास एलानीन है, जिसमें आप देखते हो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब जब आपके पास दो अमाइनो एसिड मिलते हैं तो ये मिलके डाइपेप्टाइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें दो अमाइनो एसिड होते हैं और इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड था उसे हमने कहा था पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बन रहा था? एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये आपस में रिएक्ट करते हैं, एक का हाइड्रोक्सल और दूसरे का हाइड्रोजन एटम। जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये पानी की शक्ल में रिमूव हो जाते हैं। अल्टीमेटली होता यह है कि अमाइनो ग्रुप वाली नाइट्रोजन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाली कार्बन, ये आपस में बॉन्डेड हो जाते हैं। जो बॉन्ड यहां बनता है उसे आप पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हो, और पेप्टाइड बॉन्ड क्या कर रहा है? दो अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ रहे हैं। अब ये जो डाइपेप्टाइड बना है, अगर आप गौर से देखो, इसके अंदर वो फंक्शनल ग्रुप दोबारा से मौजूद है। एक एंड पे अमाइनो ग्रुप और दूसरे एंड पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसका मतलब ये है ये स्ट्रक्चर दोबारा एक अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट करके ट्राइपेप्टाइड बना सकता है। तो आप जितने मर्जी अमाइनो एसिड आपस में जोड़ लो, आप हमेशा देखोगे कि जो आपके पास चेन बन रही है उसके एक एंड पे अमाइनो ग्रुप, दूसरे एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमेशा फ्री ही होगा। और ये जो चेन बनती है इसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। जल्दी से एनिमेशन पे आते हैं और जरा विजुलाइज करते हैं कि आपके पास जब दो अमाइनो एसिड मिलते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। ये देखो, ये आपके पास दो अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर है। एक तरफ है ग्लाइसिन, दूसरी तरफ है एलानीन। अगर गौर से देखो, क्या आपको सेंट्रल कार्बन नजर आ रहे हैं? इस सेंट्रल कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और अमाइनो ग्रुप है। और यहां पे देखो, जहां सेंट्रल कार्बन के साथ हाइड्रोजन था ग्लाइसिन में, वहां पे आपके पास मिथाइल ग्रुप आ चुका है। ठीक है, इस मिथाइल ग्रुप की वजह से आपके पास एलानीन बन गए। अब हमने इन्हें करवाना है रिएक्ट। ये देखो, एक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरे का अमाइनो ग्रुप। देखो ये कैसे बॉन्ड स्विच करेंगे, एक से हाइड्रोक्सल और दूसरे से हाइड्रोजन रिएक्ट करके पानी बना देंगे, और कार्बन नाइट्रोजन जो है दोनों अमाइनो एसिड्स के आपस में मिलके पेप्टाइड बॉन्ड बना देंगे। और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बना, हमने देखा कि इसके एक एंड पे कार्बोक्सिलिक और दूसरे पे दोबारा से अमाइनो ग्रुप मौजूद था। ठीक हो गया। अब हम आते हैं अपनी स्लाइड पे, बाकी की इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं और दोबारा फिर हम एनिमेशंस की तरफ आएंगे। अब जब अमाइनो एसिड आपस में अरेंज होकर प्रोटीन बना रहे होते हैं ना, तो ये खास सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। ये जो सीक्वेंस है ना, ये बहुत स्पेसिफिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली जोन सा मर्जी अमाइनो एसिड आएगा और वो आके पेप्टाइड चेन का हिस्सा बन जाएगा। ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है, यही वो सीक्वेंस है जो आपके पास प्रोटीन को एक स्पेसिफिक शेप देगा। जब प्रोटीन का एक स्पेसिफिक शेप होगी तो आप देखोगे उस प्रोटीन का कोई स्पेसिफिक फंक्शन भी होगा, तभी डिफरेंट प्रोटीन्स सेल के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर पाएंगी। ये देखो, ये आपके पास वही चीज है जो हमने अभी सिमुलेशन से भी पढ़ी। ये भी सिमुलेशन है, जब आप इसे स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहां पे पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। ये देखें,
देख रहे हो किस तरह आपके पास कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं, और जब अमाइनो एसिड मिलते हैं तो ये मिलके आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको अभी से हाईलाइट करवाना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने एक तो ग्रेड 11 में ने पढ़ना है, दूसरा आपका एसएलओ बेस एग्जाम है, हमें प्रोटीन से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज का भी पता हो। इन पिक्चर्स को जूम करके डिटेल से देखो, आपके पास चारों में प्रोटीन ही दिखाई हुई है, लेकिन एक स्ट्रक्चर वो है जिसे प्राइमरी लेबल किया जा रहा है। प्राइमरी लेबल में सिंपली क्या है, हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं जो एक दूसरे के साथ एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर, सीक्वेंस के अंदर लिंक किए हुए हैं। ये जो स्ट्रक्चर बनते हैं ना, जहां पे आपके पास एक चेन होती है सिंपली, जिसमें अमाइनो एसिड की तादाद और सीक्वेंस का हमें पता लग रहा होता है, इस स्ट्रक्चर को प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। किसका? प्रोटीन का। ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ये वो स्ट्रक्चर होते हैं जब प्रोटीन बन रही होती है, लेकिन जब प्रोटीन बनती है ना, तो वो फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं रहता, बल्कि वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में डेवलप होता है। जब तक प्रोटीन फुली प्राइमरी स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं होती, तब तक आप देखते हो वो सेल में अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर किन किन स्ट्रक्चर में डेवलप हो सकता है, तो उनमें से एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। एक चीज का आपने ख्याल रखना है, जैसे जैसे आप देखोगे ना इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो रहा है, उसकी वजह क्या होगी कि उसके अंदर कुछ नए बॉन्ड्स बन रहे होंगे। ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, इसमें सिंपली हम देखते हैं पेप्टाइड बॉन्ड होता है जो प्राइमरी स्ट्रक्चर बना रहा होता है। पेप्टाइड बॉन्ड क्यों है? क्योंकि यहां पे सिंपली अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ अटैच किए हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे स्ट्रक्चर बढ़ेगा कुछ नए बॉन्ड्स बनेंगे। जैसे आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। पेप्टाइड बॉन्ड ने तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन फिर जब अमाइनो एसिड्स के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो आप देखते हो उनमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ जाता है। इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मजीद फोल्ड्स आते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, ये देखो, ये मजीद अपने राउंड फोल्ड होती है, और फोल्ड होके जब ये एक ग्लोबुलर शेप में आ जाती है ना, राउंडेड शेप में, आप इसको टर्शियरी प्रोटीन कहते हो। ये प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। अब अगर आप ऐसी बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन, टर्शियरी के अंदर देखो एक ही चेन है, ठीक है, ये अमाइनो एसिड्स की एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है। जब आप एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स, जिनमें से हर पॉलीपेप्टाइड चेन का टर्शियरी स्ट्रक्चर हो, इसको मिलाते हो, तो आपके पास सबसे एडवांस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है। मेरा पॉइंट पिक किया है कि टर्शियरी और क्वाटरनरी में क्या फर्क है, कि अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन अपने ही राउंड फोल्ड होके ऑलमोस्ट ग्लोबुलर शेप में आ जाए, तो वो टर्शियरी है। और जब आप बहुत सारी टर्शियरी प्रोटीन्स को आपस में मिला दो, तो आपके पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाता है। तो हमें यहां से प्रोटीन के अंदर 4 डिफरेंट स्ट्रक्चरल लेवल पता लग गए। ठीक हो गया। अब जब ये प्रोटीन फंक्शनल होती है ना, तो आप देखते हो ये आपके पास दो तरह की है। या तो आप इन्हें कहते हो ये फाइब्रस प्रोटीन है, ठीक है, FIBROUS, या फिर आप कहते हो कि ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो जो फंक्शनल प्रोटीन है वो आपको दो तरह की मिल रही है। फाइब्रस प्रोटीन में आपके पास जनरली आप देखोगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, ये जो भी मैंने बताया, ठीक है। और ग्लोबुलर प्रोटीन जो है, इसमें आप देखते हो टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होते हैं। इन दोनों के फिर आगे सेल में डिफरेंट रोल होते हैं। जो फाइब्रस प्रोटीन है ना, ये आपने इंफॉर्मेशन बच्चों लिखनी है, मैं आपको खुद इंटेंशनली बुक से थोड़ा एडवांस बता रहा हूं। ये जो फाइब्रस प्रोटीन है, ये सेल के अंदर स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती है, यानी कि ये सेल के स्ट्रक्चर्स का हिस्सा होती है। जैसे आप देखोगे आपके पास कैराटिन प्रोटीन है, ये आपके नेल में है, ये आपके हेयर के अंदर है, तो ये क्या कर रही है, आपकी बॉडी में स्ट्रक्चर बना रही है, और ये फाइब्रस प्रोटीन है। इसी तरह आप देखते हो आपके एंजाइम्स हैं, आपके कुछ हार्मोन्स हैं, जैसे हीमोग्लोबिन हार्मोन है, एंटीबॉडीज हैं, ये क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। और मैंने जितने भी नाम लिए, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, बल्कि ये सेल के अंदर कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ग्लोबुलर प्रोटीन फंक्शनल रोल रखती है। तो एक तरफ आपके पास स्ट्रक्चरल रोल रखने वाली प्रोटीन्स हैं, जो कि मोस्टली फाइब्रस प्रोटीन कहलाती हैं। दूसरी तरफ वो होती हैं जो सेल में कोई फंक्शन परफॉर्म करती है, उन्हें आप ग्लोबुलर प्रोटीन बोलते हो। अब देखो, मैंने जान के यहां पे एक ऐसी ग्लोबुलर प्रोटीन दिखाई है
जिसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है, यानी एक से ज्यादा टर्शियरी प्रोटीन्स मिलके ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जरूरी नहीं ऐसे ही हो, आपके पास ऐसी भी ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ठीक हो गया। फंक्शन पर जाने से पहले हम कुछ सिमुलेशंस एक्सप्लोर करते हैं ताकि आपको स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ मजीद इंफॉर्मेशन विजुलाइज की जा सके। ये देखें जी, मुझे आप लोगों ने बताना है, फातिमा, अबीहा, ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है जिसमें सिंपली आपको अमीनो एसिड्स की एक चेन दिखाई दे रही है, ये कौन सा स्ट्रक्चर कहलाएगा, प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी। प्राइमरी, गुड, शाबाश। अब आपने देखना है कि कैसे ये सेकेंडरी में डेवलप होगा। ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ना, ये पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से बनता है, दो अमीनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड है। अब हम देखेंगे सेकेंडरी। ये देखो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन थोड़ा सा अपने ही अराउंड ट्विस्ट करती है ड्यू टू न्यू बॉन्ड्स। तो आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। इनके नाम नहीं हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वो मजीद अपने अराउंड, ये देखो, अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर मजीद अपने अराउंड ही फोल्ड होना शुरू हो गया, और फोल्ड होके ये आपके पास तकरीबन ऑलमोस्ट राउंडेड ग्लोबुलर शेप में आ जाए तो आप इसको टर्शियरी प्रोटीन बोलते हो। लेकिन शर्त क्या है, ये अभी भी एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है। लेकिन आप इस तरह की बहुत सारी टर्शियरी प्रोटीन्स मिला दो, आसान अल्फाज में टर्शियरी पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक से ज्यादा हो, जब वो मिलती हैं तो वो फिर क्या बनाती हैं, क्वाटनरी स्ट्रक्चर। ये देख रहे हो आपके पास दो ब्लू हैं और दो रेड हैं। ये असल में हर ब्लू और हर रेड अपने अंदर एक टर्शियरी प्रोटीन है, जब आपस में मिले तो इन्होंने क्वाटनरी स्ट्रक्चर बना दिया। इससे नेक्स्ट हमारे पास एक और एनिमेशन है, इसे भी एक्सप्लोर करते हैं। है जी, ऑनलाइन ब्राउज हो रही है इसलिए थोड़ा टाइम ले रही है। ये आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर उसने दिखाया हुआ है। अब देखो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। आप चाहो तो आप इसमें यह कर सकते हो कि अमाइनो एसिड्स को एक्सप्लोर करो, कि आपको यह आइडिया हो कि किस तरह से दो अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ अटैच किए हुए हैं। कहीं एक एंड से पकड़ लें, ये देखो, ये सेंटर में आपको नजर आ रहा है। ये आपके पास असल में एक अमाइनो एसिड का एसिड ग्रुप था और ये दूसरे का अमाइनो ग्रुप था, लेकिन इन दोनों के दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका हुआ है, ठीक है। सिर्फ हम ऑब्जर्व करते हैं कि आपको किस तरह से नजर आ रही है। इससे आगे हमारे पास हीमोग्लोबिन की एनिमेशन है। अब मैं हीमोग्लोबिन और आगे एंजाइम को खुद दिखाना चाह रहा हूं कि आपने ये बड़ा कॉमनली एनकाउंटर करना है, ये दो नाम। और हीमोग्लोबिन असल में हम अभी देख के भी आए हैं, ये जो आपने क्वाटनरी स्ट्रक्चर देखा था ये असल में हीमोग्लोबिन ही थी। तो हमें हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई कि इसके अंदर अगर स्ट्रक्चर लेवल पे हम देखते हैं तो इसमें क्वाटनरी स्ट्रक्चर होता है, यानी ये एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी है और हर पॉलीपेप्टाइड चेन अपने अंदर टर्शियरी स्ट्रक्चर रखती है। जब एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जिनका टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है ये मिलती हैं तो आपके पास क्वाटनरी स्ट्रक्चर बनते हैं। ये देख रहे हो आपके पास कलरफुल, यहां पे हर चेन के अंदर आपको एक कलरफुल नेटवर्क नजर आ रहा है एटम्स का। ये असल में इनका हीम ग्रुप होता है और इस हीम ग्रुप के पास फिर आयरन होता है जो कि ऑक्सीजन को अपने साथ बाउंड करता है। लास्ट में हमारे पास एंजाइम की है, मैं चाह रहा हूं वो भी अभी साथ ही देख लें, चाहे हमने उसे आगे पढ़ना है। लेकिन अब यही वो प्रोटीन्स हैं जो आपके पास डिफरेंट शेप्स के अंदर जब आती हैं तो सेल में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। अब वो फंक्शन स्ट्रक्चर बनाने में भी हो सकते हैं, कोई फंक्शन परफॉर्म करने में, कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन करवाने में, किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करवाने में भी हो सकते हैं। ये आपके पास अब प्रोटीन है, लेकिन ये प्रोटीन स्पेसिफिक इसलिए है कि इसने किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना है, तो आपने इस प्रोटीन को स्पेशल नेम दे दिया है एंजाइम। और हमें पता है कि एंजाइम के ऊपर एक छोटी सी जगह होती है जिसे आप एक्टिव साइट बोलते हो। ये वो जगह होती है जहां पे आपके पास
सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है। ये देखो, जब सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके बाइंड करते हैं तो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करवाता है और इनके दरमियान अगर हम अपनी एग्जांपल देखें तो यहां पे वो दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड डेवलप करते हैं और इस बॉन्ड की वजह से एक नया मॉलिक्यूल बनता है जिसको आप प्रोडक्ट का नाम देते हो। ठीक है, जैसे ये प्रोडक्ट बनाता है वैसे ही आपके पास कुछ केमिकल्स भी होते हैं जो इसको काम करने से रोकते हैं, उन्हें आप इनहिबिटर बोलते हो। तो ये देखो आपके पास अभी इनहिबिटर इसके साथ बाइंड करेगा तो ये सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। पॉइंट इज प्रोटीन के अंदर बहुत डाइवर्सिटी है। हम आते हैं अपनी स्लाइड पे। फंक्शन अगर हम देखें, जब हम पढ़ चुके हैं कि इनके 4 स्ट्रक्चरल लेवल हैं। फंक्शनली जब आप देख रहे हो आपको वो ग्लोबुलर प्रोटीन मिल रही है, स्ट्रक्चरली देख रहे हो तो फाइबर्स प्रोटीन मिल रही है, तो आपको पता लगता है कि ये तो सेल में हर जगह या स्ट्रक्चर बना रहे हैं या उसका कोई ना कोई प्रोसेस करवा रहे हैं। जनरली हमारे सेल में जितना भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हम कहते हैं जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन्हें कलेक्टिवली। मेटाबॉलिज्म की इंपॉर्टेंस पता है क्या है? मैं अक्सर एक जुमला बोलता हूं, मेटाबॉलिज्म स्टॉप कर दो, इसका मतलब है लाइफ स्टॉप। और वो मेटाबॉलिज्म प्रोटीन्स कंट्रोल कर रही होती हैं, उसमें हेल्प आउट कर रही होती हैं। कैसे? अभी हमने लास्ट में देखा एंजाइम्स की शक्ल में कि एंजाइम्स जो है वो पहले से मौजूद जो केमिकल रिएक्शन है उनको स्पीड अप कर देते हैं ताकि आप नॉर्मल लाइफ गुजार सको। इस तरह कुछ प्रोटीन्स आपके पास ऐसे भी हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं। जैसे अभी हीमोग्लोबिन को देखा, वो क्या कर रही है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रही है। कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पे हम कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, यहां भी प्रोटीन्स का रोल है। और भला कैसे? एंजाइम्स की शक्ल में, कि जब आप कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कर रहे हो, रेस्पिरेशन करवा रहे हो, तो उस दौरान एंजाइम यूज हो रहे हैं और वो प्रोटीन्स हैं। हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है कि वो लिपिड बायलेयर तो है, लेकिन उस लिपिड बायलेयर में कुछ जगहों पे प्रोटीन होती है और हमें मालूम है कि वो प्रोटीन फिर वहां क्या करती है? उन मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट करवा रही होती है जो लिपिड बायलेयर से नहीं गुजर सकते, और साथ ही साथ सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ भी दे रही होती है। आगे हमारे पास अगर हम देखें एंजाइम्स के तौर पे, ये चीज मैं आपको कई बार बता चुका हूं। स्ट्रक्चरल रोल में जरा एग्जांपल देखो। केराटिन प्रोटीन फाइबरस प्रोटीन है, ये लिख लो अपने पास किताब पे। ये क्या स्ट्रक्चरल रोल रख रही है? आपके हेयर और नेल के अंदर है, वहां पे उन्हें स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है और उन्हें वाटर प्रूफ बना रही है। दूसरा आपके पास है कोलेजन। कोलेजन जो है इसके आगे भी लिखो, ये भी फाइबरस प्रोटीन है। ये फाइबरस प्रोटीन आप देखते हो आपकी बॉडी के कई टिश्यूज में होती है, जैसे बोन है, कार्टिलेज है, लिगामेंट है, टेंडन है, इनमें आप देखते हो कोलेजन होती है। और ये कोलेजन वहां पे उन्हें प्रोटेक्शन स्ट्रेंथ दे रही होती है और फ्लेक्सिबिलिटी दे रही होती है इन स्ट्रक्चर्स को। एक और यूनिक फंक्शन हीमोग्लोबिन की शक्ल में कि यहां पे ये प्रोटीन क्या कर रही है? ट्रांसपोर्ट कर रही है, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है। और किस चीज को? ऑक्सीजन को। और हमें इतना तो आइडिया है कहां से कहां लेके जाती है। लंग्स से ऑक्सीजन को पिक किया जाता है और ब्लड में मौजूद ये हीमोग्लोबिन फिर उसको आगे बॉडी टिश्यूज और सेल तक लेकर जाती है। ये ऑक्सीजन हमें क्यों जरूरी है? अभी हा फातिमा, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रही है ये कहां काम आती है सेल के? क्विकली, 10 दफा तो मैंने बताया हुआ है। हाँ जी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ये ऑक्सीजन हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज होती है, जहां पे आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हो। ये एनिमेशन अगर हम स्टार्ट करके देखें, ये देखो, इसमें असल में पता है क्या हो रहा है? ये बैक्टीरिया है ग्रीन कलर का और उसके आसपास व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। बैक्टीरिया के ऊपर ना कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें आप एंटीजन कह रहे हो। इन स्ट्रक्चर्स पे आके हमारी बॉडी से एक प्रोटीन ऐड होती है जिसे आप एंटीबॉडी कहते हो। ये एंटीबॉडी जब बैक्टीरिया के साथ अटैच होती है तभी हमारे व्हाइट ब्लड सेल जो हैं वो उस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको किल कर पाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो एंटीबॉडी है ये हमारे डिफेंस में रोल प्ले कर रही है। और ये एंटीबॉडी किस चीज की बनी हुई है? प्रोटीन की बनी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोटीन है ये एंटीबॉडीज की शक्ल में हमें
बाहर से आने वाले जो नुकसानदेह चीजें जैसे बैक्टीरिया और वायरस उससे बचाते हैं और हमें डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। एसएलओ की डिमांड थी कि आपने स्ट्रक्चर फंक्शन के साथ सोर्सेज भी बताने हैं। कई तरह के फूड हैं, ये तमाम नेम मेंशन है डेली लाइफ के, ठीक, जहां आप देखते हो कि आपको अमाइनो एसिड मिलते हैं। ठीक है, जब आपके पास अमाइनो एसिड आ जाते हैं तो आपकी बॉडी खुद उससे प्रोटीन बना लेती है। अब मैंने यहां पे एक की वर्ड यूज किया कि ये जो फूड सोर्स है ना, ये आपकी बॉडी को एसेंशियल अमाइनो एसिड दे रहे हैं। अब इस एक की वर्ड से नया कंसेप्ट आ गया हमारे पास। एसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो आपकी बॉडी खुद नहीं बना पाती, इसीलिए उसे फिर फूड से लेने पड़ते हैं। और चूंकि हम इन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, अगर ये हमें ना मिले तो हमारे लिए नॉर्मल लाइफ गुजारना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं ये एसेंशियल अमाइनो एसिड है। तो इसका मतलब है कुछ ऐसे अमाइनो एसिड भी होते होंगे जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो आप खुद बना रहे होते हो, आपकी बॉडी को बाहर से ना भी मिले, फूड से ना भी मिले, वो खुद बना लेती है। ठीक, तो आपके पास अमाइनो एसिड भी फिर दो तरह के, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। ठीक है, प्लांट फूड और एनिमल फूड दो तरह की सोर्सेज बताए हुए हैं। प्लांट फूड में आपके पास लेग्यूम्स हैं, बीन्स हैं, नट्स हैं और ग्रेन्स हैं। ये ले जी, ये हमारा एसएलओ था जिसमें हमने तीन चीजें बतानी थी प्रोटीन से रिलेटेड, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन और सोर्स, और चौथी चीज जो थी वो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर था। और हमने ये चारों चीजें जो है वो अपने स्लाइड में, नॉलेज में कवर की हैं। आपका काम है कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसके साथ अटैच वर्कशीट, क्वेश्चन बैंक को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एसएलओ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।